वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में क्या कुछ खास बातें हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री राधिका पांडे जी हैं। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बजट की प्रमुख बातें आपने जितना सुना हो या पढ़ा हो अभी तक, क्या बड़ी बातें हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बजट में जैसे पिछले साल उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्ट्रेस दिया था, उस चीज को जारी रखते हुए इस बार भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट या जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उस चीज पे जो एलोकेशन है उसको और बढ़ाया है। जो लास्ट टाइम 5.54 लाख करोड़ था उसको 7.5 लाख करोड़ किया गया है, क्योंकि एक इम्प्लिसिट जो धारणा है वो ये है कि अभी भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो उतना फोर्थकमिंग नहीं है। तो जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फोर्थकमिंग नहीं होता है, सरकार को हैवी लिफ्टिंग, पंप प्राइमिंग करना पड़ेगा, इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ना केवल केंद्र सरकार की तरफ से बल्कि राज्य सरकारों को भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पुश करने के लिए उनको भी काफी हद तक फाइनेंशियल असिस्टेंस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। तो ये सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है बजट का। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो सेक्टर्स पैंडेमिक के समय अफेक्ट हुए थे उनको जो असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी, उन असिस्टेंस का भी इन्होंने एक्सटेंशन किया है। स्पेशली जो लघु और मीडियम उद्योग है, माइक्रो एंड स्मॉल एमएसएमई सेक्टर, उसको जो लास्ट ईयर और उससे पिछले साल 2020 में जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चालू की गई थी, जिसके अंदर गारंटी लोन प्रोवाइड किया जाता था, उस चीज को एक्सटेंड किया गया 50,000 करोड़ से, ताकि टोटल जो एलोकेशन है वो 5 लाख करोड़ इसमें रखा गया है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज इस बजट का फोकस रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लास्ट ईयर भी इंफ्रा पे बहुत स्ट्रेस दिया गया था, इस साल भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रमोशन दिया गया है गति शक्ति जो मास्टर प्लान है सरकार का, उसके थ्रू, जिसमें रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, रेलवेज सारी चीजें आ रही हैं। तो ये तीन जो मेन की पॉइंट्स हैं बजट के, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के इन दोनों से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार के साधन जनरेट होंगे। तो ये सब आई थिंक ये तीन जो है जो मुख्य हाइलाइट्स है इस बजट के। पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में कितना फर्क देखा है? क्या पिछले साल का बजट से कुछ अलग है इस साल का बजट? इस साल का बजट जो अलग वो इस मामले में है कि इस साल कई सारी फ्यूचरिस्टिक जो विजन से रिलेटेड बात की गई है। एक जो नया हाईलाइट, जो नई चीज इस बजट में लागू की गई है वो है क्लाइमेट फाइनेंस पे। जो प्रधानमंत्री ने COP26 ग्लासगो में क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स की थी, जिसमें हमें कोल की शॉर्टेज को कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनेंशियल एलोकेशंस हैं उस चीज को स्टेप अप किया गया है। जैसे सोलर एनर्जी के लिए टैक्स इंसेंटिव्स बढ़ाए गए हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंसेंटिव दिए गए हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस या क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो एक नई चीज है जो पिछले साल तक बजट में नहीं थी। वो एक नई चीज है इस बारी के बजट में। जो दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है वो जो लास्ट ईयर डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को लेके जो बहुत विजन स्टेटमेंट जारी किए गए थे, इस साल वो चीज हमें इस बारी के बजट स्पीच में नहीं दिखती है। तो वो चीज हमको देखनी होगी कि जो लास्ट ईयर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उस बारे में क्या क्लैरिफिकेशन है या उस बारे में उनकी क्या रोड मैप है, क्या थिंकिंग है, इस बारे में ये बजट साइलेंट था। तो वो एक चीज है जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के प्रति ज्यादा कमिटमेंट इस बारी के बजट में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर बजट उतनी नहीं है। ज्यादा फोकस इस बारी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और वो सेक्टर्स पे है जो MSMEs और जो सेक्टर्स अफेक्ट हुए थे पैंडेमिक के समय। आम आदमी की अगर बात करें, कुछ राहत नहीं मिली, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो मिडिल क्लास को क्या मिला इस बजट से? मिडिल क्लास को जो एक्सपेक्टेशन थी इस बारी, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि अगर हमने जैसे GDP के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हाउस होल्ड कंजम्पशन या प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल तक भी नहीं पहुंची है। अभी भी हम 2019-20 के जो पैंडेमिक लेवल
की जो कंजम्पशन लेवल है उससे भी हम लोग नीचे हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक आशा थी कि इस बारी टैक्स रिडक्शंस किया जाएगा या थोड़ा सा कुछ रिलीफ दिया जाएगा मिडिल क्लास को। वो इस बारी जो काफी एक्सपेक्टेशन थी कि या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की जाएगी या कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स में रेजिक किया जाएगा, वो चीज नहीं देखने को मिली है, जो कि एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। एंड इससे यही लगता है कि कंजम्पशन अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक होता है कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के कंजम्पशन बढ़ा रही है, लेकिन उसमें समय लगता है। दूसरा है कि आप टैक्स कट्स करके लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम और डिस्पोजेबल इनकम देते हैं, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ती है। वो चीज इस बारी के जो बजट है उसमें हमको नहीं देखने को मिलता है, तो वो एक निराशा जरूर रही इस बजट में। राधिका जी, आप लगातार बजट पर नजर रखे हुए हैं और हर बार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। इस बार के बजट में जो अलग चीजें सामने निकल कर आई उसमें था सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही साथ दिव्यांगों के माता पिताओं को टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही साथ जो रेल है, रेल यातायात, उसमें वंदे जो भारत ट्रेन है वो 400 के आसपास कही गई है कि वो और नई आएंगी, नया प्लान है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। जैसे मैंने कहा, जो भी रेल से संबंधित है वो सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। और इसका हमको अभी नहीं तो मीडियम टर्म में बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा ग्रोथ पे। तो ये आपकी रेल पे बात हो गई। दूसरा, जो टैक्स इंसेंटिव दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है कुछ टैक्स कट नहीं किए गए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो टैक्स को लेके एनामलीज थी या डिस्टॉर्शंस थी उनको जरूर हटाया गया है और उनको एड्रेस किया गया है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को एड्रेस किया गया है। यहाँ पे जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन सरकार देती है वो 10% था, उसको बढ़ा के 14% कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों में एक पैरिटी लाई गई है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो टैक्स रैशनलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो दिव्यांगों के लिए किया गया है कि जब तक उनके माता पिता जीवित है तब भी वो एन्युटी का ले सकते हैं बेनिफिट। तो ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और ये लोगों को हेल्प करेंगी। तो इस बजट का जो मेन इम्पीटस है वो जो लोअर मिडिल क्लास, लो क्लास है या किसान है या दिव्यांग है और एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया गया है। मिडिल क्लास पे उतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा गया है 30% टैक्स, अगर आपको घाटा होता है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। जी। आप सबसे पहले तो आम जनों को ये समझाइए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इस पे अगर जो टैक्स लग रहा है, अगर आपको घाटा है तब भी टैक्स देना पड़ेगा, ये क्या है, इसे समझाइए थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जो सरकार द्वारा या जो देश का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा बैक्ड नहीं है। ये एक प्राइवेट करेंसी है जो सॉफ्टवेयर के द्वारा या ब्लॉकचेन के द्वारा आप और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो काफी देशों में क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉपुलर हो गई है, बहुत ही लोगों में जो ट्रांजैक्शन इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। और ये उन देशों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां के लोगों की सरकार की जो खुद की करेंसी है उसमें जब विश्वास कम हो जाता है या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ओर अपना रुझान दिखाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसमें वॉलेटिलिटी है और ये केंद्र या सरकार या रिजर्व बैंक जो देश की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा बैक्ड नहीं है। अगर हम अपना नोट देखते हैं उसमें लिखा होता है कि ये सेंट्रल बैंक द्वारा जारी है। तो ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये प्राइवेट करेंसी है। तो उसके जो रिस्क है वो ये है कि ये वॉलेटाइल है या और अगर हम लोग, मैं किसी के साथ ट्रांजैक्शन करूं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में और वो इंसान मुझे मैंने क्रिप्टो करेंसी दिया और उसका जो एक्सचेंज में मुझे कोई गुड या सर्विस मिलनी है वो नहीं मिली, तो उसका कोई देयर इज नो डिस्प्यूट सेटलमेंट, उस चीज को सेटल करने के लिए कोई साधन नहीं है।
और अगर हम स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लगाते हैं तो कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इस चीज को रेगुलेट करने के लिए। तो इसलिए सरकार का हमेशा से, सरकार और जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका ये हमेशा से एक कमेंट्री यही रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है रिटेल कस्टमर्स के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है, क्योंकि ये सरकार द्वारा बैक्ड नहीं है। तो इसलिए एक तो ये था कि सरकार बैन कर दे, सरकार ने इस बारी बैन नहीं किया है। जो एक वो बिल आना था डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पे, वो अभी तक संसद में पेश नहीं हुआ है। लेकिन जो अब आज की बजट की अनाउंसमेंट से लगता है वो ये है कि वो बैन नहीं करेंगे, वो 30% का टैक्स लगाएंगे ऑन ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्ट करता है तो उसे 30% का ट्रांसफर पे टैक्स देना होगा और 1% टीडीएस देना होगा। तो इतना ज्यादा हाई टैक्स रख के सरकार जो मैसेज देना चाहती है वो यही देना चाहती है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या लोग जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करने की क्षमता रखते हैं, वही लोग इस चीज में अब ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, ये सरकार का मैसेज है। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली बैनिंग, सरकार ने इस पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया है ताकि जो लोग रिस्क लेना चाहें या जो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा हाई डिस्पोजेबल इनकम है, जो इसके रिस्क समझते हैं, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करें और बाकी लोग इससे दूर रहें। और दूसरी तरफ सरकार अपनी ओर से डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले ही अपने स्पीचेस में कहा है कि 2022-23 में डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। तो उस चीज को रिट्रेट किया गया है इस साल के बजट में। डिजिटल को भी लेकर इस बजट में, जहां तक मैं समझ पाया हूं, काफी बढ़ावा दिया गया है। क्या कुछ कदम सरकार ने लेकर आई है इसके लिए? जी, तो डिजिटल को, एक तो डिजिटल करेंसी और दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए इस बारी सरकार ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि डिजिटल बैंक्स की ब्रांचेस, जो 50 कमर्शियल बैंक है, उनकी डिजिटल ब्रांचेस लागू की जाएंगी, सेटअप की जाएंगी। और दूसरा जो है कि पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की बात की गई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से। तो अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में पैसा है, आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक में है तो आप पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं। तो ये जो चीजें, जो इंटरऑपरेबिलिटी है पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक्स के बिटवीन, दिस विल अगेन, ये बहुत हेल्प करेगा रूरल एरियाज में और सीनियर सिटीजन्स को, जो अपनी काफी हद तक सेविंग जो है वो पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, लेकिन बैंक के साथ उनका एक वो फिजिकल करना पड़ता है, डिजिटल मीन्स पे अभी तक नहीं था। तो अब अगर सरकार इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी इस साल, तो ये अगेन दिस विल आल्सो हेल्प इन डिजिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक चीज और, आम लोगों के साथ साथ जो मीडियम क्लास है, इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का। उन्होंने भी इस बजट को काफी उम्मीदों से देखा। क्या कुछ किसानों को हासिल हुआ इस बजट में? क्या कुछ सामान सस्ते हुए हैं या फिर बढ़ाए गए हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए जो मेन चीज है, जो स्कीम उनकी जो पहले थी कि जिसके अंदर वो क्वार्टरली पेमेंट करती है सरकार, वो जारी रहेगी। और दूसरा जो चीज है वो प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार रबी क्रॉप की प्रोक्योरमेंट का जो नंबर बहुत ही 2.7 लाख टन उन्होंने, सरकार ने बोला है। तो प्रोक्योरमेंट जो है, जो एक बहुत बड़ी एक फियर था कि सरकार प्रोक्योरमेंट करना बंद कर देगी, एमएसपी प्राइसेस को घटा देगी या एमएसपी लीगली नहीं रहेगा, वो चीज नहीं है। तो वो किसानों का जो सपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, वो जारी रहेगा। प्रोक्योरमेंट जो है राइस और व्हीट के लिए, वो जारी रहेगा। और दूसरा, इस बारी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और स्टार्टअप्स को, जो इस फील्ड में स्टार्टअप्स हैं, उनको मदद देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उनको क्रेडिट देने के लिए और एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ ध्यान देने के लिए, ताकि ना केवल चावल और गेहूं बल्कि सब्जी और फ्रूट्स पे के कल्टीवेशन पे भी ज्यादा ध्यान हो। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं। इस बार चमड़े के सामान या मोबाइल बैंकिंग जैसे मोबाइल सस्ते करने की बात कही गई है। साथ ही साथ 5G आने के लिए भी वित्त मंत्री ने बोला है। कितना बड़ी ये एक सौगात है भारत के लिए 5G आना? 5G आना बहुत
इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखना ये है कि आगे चल के कितना, अभी जो हम देख रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो काफी खराब है। तो सरकार को 5G रोल आउट भी करना है और साथ साथ जो टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो लाइसेंस फी से रिलेटेड इश्यूज है या जो उनके फाइनेंशियल पोजीशन को लेके इश्यूज है, उनको भी साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी वोडाफोन आइडिया के इक्विटी सरकार ने खरीदी ताकि वोडाफोन आइडिया बंद ना हो और टेलीकॉम सेक्टर में एक मोनोपोली ना आ जाए या डियोपोली ना आ जाए। तो सरकार 5G रोल आउट भी कर रही है और साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन जो टेलीकॉम कंपनीज की है उनको देखने के लिए भी सरकार स्टेप्स उठा रही है। तो अगर ये दोनों चीजें इन टैंडम चलती हैं तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी के लिए, हम लोगों के लिए, सरकार के लिए एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप होगा। और जो सामान सस्ता हुआ है, कौन कौन सा सामान सस्ता किया है? बहुत अभी इंपोर्ट ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज कुछ कुछ चीजों पे कम की गई है, तो वहां थोड़ा सा हमें जो दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इतना ज्यादा इस समय नहीं पड़ेगा क्योंकि जहां सामान कुछ सस्ता किया गया वहां कुछ चीजों पे ड्यूटीज बढ़ाई भी गई हैं। तो नेट जो है वो मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा। कुछ बहुत ज्यादा हमें रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज नहीं देखने को मिली। कई जगह एग्जेम्पशंस को हटाया गया है, तो जहां एग्जेम्पशंस को हटाया गया है या टैक्स बेनिफिट को ले लिया गया है वहां पे उतना ज्यादा सामान में जो प्राइस में जो घटौती होती वो हमें विजिबल रूप से नहीं दिखेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक जो चीज बस लास्ट में बोलना चाहूंगी, कॉर्पोरेट टैक्स का जो 2019 में जो लागू किया गया था, उस चीज का एग्जेम्पशन जो बेनिफिट है जो 2023 तक खत्म होना था वो उसको 2024 तक लागू किया गया है। वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगी उनके लिए लोअर टैक्स रेट का जो रेजिम है 15%, वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ावा देगा। 5 राज्यों में चुनाव भी है, चुनावी बजट भी कोई इसे कह रहा है, विपक्ष हालांकि इसे कह रहा है कि ये एक बुझा हुआ कारतूस जैसा गीला बजट है ये। आप क्योंकि लंबे समय से बजट को देखती आई हैं और लगातार प्रतिक्रिया, आपके लेख भी छपते रहे हैं, आप इस बजट को कितने नंबर देंगे और क्या ये चुनावी बजट है? इसमें ऐसा कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स जो एक विजिबल पॉपुलिज्म वाला बजट नहीं है। ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है। इसमें ऐसे कोई शॉर्ट टर्म फ्रीबीज नहीं दी गई है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ चुनाव के को ध्यान में रखते हुए कोई फ्रीबीज दी जाएंगी या कुछ सॉप्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें फोकस जो है वो 2 चीजों पे है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेंगी। और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल जो 25 साल जो इंडिया 75 से लेकर इंडिया 100 के बीच का जो समय है, उस समय को और प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, तो उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, उन चीजों पे एलोकेशन ज्यादा है। यही पता चलता है बजट स्पीच से। बाकी जब हम नंबर्स देखेंगे स्कीम्स पे, जो सरकार की जो जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, तब और आइडिया हमें मिल पाएगा। लेकिन अभी जो बजट स्पीच सुनने से लगता है कि ये एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजनरी बजट है जो कि इस साल नहीं बल्कि अगले 5-6 साल को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं। नंबर नहीं दिए आपने? नंबर 7 दूंगी मैं, क्योंकि इसमें टैक्स से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, ज्यादा विजन है। और 7 इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट नहीं है ये टैक्स, पर साथ ही साथ टैक्स से रिलेटेड कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं है, इसलिए मैं 7 दूंगी। अगर टैक्स मतलब इस बजट में कुछ मिला भी नहीं और कुछ नुकसान भी हुआ, ठीक ठाक बजट है। ठीक ठाक बजट ये है कि विजनरी बजट है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि अभी कंजम्पशन बहुत ही लो स्केल पे है। तो उसको बूस्ट करने के लिए या कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाए हुए, तो वो एक चीज मिसिंग है बजट में।
एक जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि महिलाओं को भी खासकर उम्मीदें थी लगातार, जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो महंगा है, पेट्रोल के दाम महंगे हैं, डीजल महंगा है, उनसे तो लगता है कोई राहत नहीं मिलेगी इस बजट में, जी या मिलेगी? नहीं, उस चीज से रिलेटेड कोई राहत नहीं है। जो दूसरा महिला आंगनवाड़ी और सक्षम आंगनवाड़ी, उन चीजों पे फोकस किया गया है। इमीडिएटली, जैसा मैंने कहा, इस बजट में कुछ भी ऐसा इमीडिएट इम्पैक्ट करने के लिए कि आपके हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं या आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही है या कुछ चीजों के, जो आपके रोजमर्रा की चीजों के दाम घट रहे हैं, वो चीज इस बजट में नहीं है। ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, एक विजनरी बजट है, जो 2-3 साल, 4-5 साल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और अपने विचार रखने के लिए, साथ ही साथ बताने के लिए कि बजट में क्या कुछ खास है और क्या आम आदमी को मिला है या नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।